हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एसएचएम कर रहे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसका ग्राफ, वेलोसिटी इक्वेशन विद टाइम एंड विद वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राफ, एक्सेलरेशन का इक्वेशन विद टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट और उसके ग्राफ हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब हमारे पास टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ एम वी स्क्वेयर है। एंड वेलोसिटी इक्वेशन फॉर एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी है वो आपके पास है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम। वी की वैल्यू है आपके पास ए ओमेगा कोस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन कैसे आई है, बहुत आसान है, हमने इससे लास्ट वीडियो में टॉपिक वाइज सॉल्व कर लिया है। आपको इस डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दें, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। हम इस इक्वेशन को एम और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ राइट कर दें तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता है के की जो वैल्यू होती है वो एम ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि हमने एम अपॉन जो हम ओमेगा स्क्वायर लेट करते हैं एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो के बाई एम होता है। ओमेगा स्क्वायर को हम के बाई एम लेट करते हैं, तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास के आएगा। तो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। आप इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और सेकंड इक्वेशन आप बोल सकते हो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये के कहाँ से आया है, एसएचएम की स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में के बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर लेट करते हैं, तो यहाँ से एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के। अगर आप इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी को आप राइट कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह आपको रिप्लेस करना है ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इक्वेशन है, आप देखिए स्क्रीन पे। तब तक मैं चेक कर लेता हूँ क्या ब्लू कलर आपको क्लियरली मेंशन होगा वीडियो में। ओके है, मेंशन हो रहा है। हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखिए ये ओके, ये साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वाई अपॉन ए आएगी, तो ये वाई अपॉन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इस वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल,
तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एम ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में है, ये के की फॉर्म में है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट है। इनके ग्राफ लोड करने हैं, तो ग्राफ हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के साथ कंप्लीटली एक साथ सॉल्व करेंगे इसके। अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड करने के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ कोई मास कनेक्टेड है, और आपने इस मास को एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल के थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। ये यहाँ तक आ गया है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल कर लिया है हमने dx। अब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट आप dx सपोज करें, अब dy भी सपोज कर सकते हैं। x सपोज कर लीजिए, y सपोज कर लिए, एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इफ वी डिस्प्लेस्ड द स्प्रिंग बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, if we displace the spring with the help of external force by small displacement dx, then work done by us दोबारा रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए स्मॉलर मास कनेक्टेड विद स्प्रिंग, इफ वी डिस्प्लेस द मास with the help of external force by small dx distance या dx displacement, then work done by us force into displacement। वर्क डन आपके पास W, फोर्स आपके पास एक्सटर्नल है F ex एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट है dx, डिस्प्लेसमेंट dx स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल dW, F एक्सटर्नल dx। अब हम जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है, इसकी जो अमाउंट है, ये फिक्स नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। लेकिन हमें पता है जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, अगेंस्ट। अगर हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो रिस्टोरिंग फोर्स के कंपैरिजन में कम है, तो फिर स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड नहीं होगी। तो या तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स से क्या हो, बहुत ज़्यादा, या अब बहुत ज़्यादा कितनी होगी, मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर नहीं सकते, वो तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल होगा। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल की मिनिमम कम से कम जो वैल्यू है वो रिस्टोरिंग फोर्स के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे ये सपोज कर लिया है कि एफ एक्सटर्नल जो है रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, कम से कम, क्योंकि अगर एफ एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स से कम होगा तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो करेगा, लेकिन कम से कम कितना हो, तो कम से कम हमने सपोज कर लिया कि एक्सटर्नल फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। डायग्राम से पता लग रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है, दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ। पुट कर दीजिए dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx। और SHM के लिए आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स, तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपने y लिया है तो माइनस के वाई हो जाएगा, तो माइनस पहले से प्रेजेंट है, माइनस के एक्स डी एक्स dw, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो आपके पास स्मॉल जो वर्क डन है वो आपके पास आ चुका है के एक्स डी एक्स। अब इसके बाद ये स्मॉल वर्क डन आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो इस स्प्रिंग को किसी स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट से इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन x इक्वल टू 0 से फाइनल कंडीशन x इक्वल टू x तक डिस्प्लेस्ड करने में जो टोटल वर्क डन होगा वो फाइंड आउट करें। तो जो टोटल वर्क डन होगा W, वो इंटीग्रेशन होगा dW, इंटीग्रेशन ऑफ dW की वैल्यू पुट कर देते हैं बाय 1 kx dx। यहाँ से k कांस्टेंट है, x का x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होगा,
एक्स की पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ इसकी पावर वन है, तो वन प्लस वन टू अपॉन में वन प्लस वन टू। दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास के एक्स स्क्वायर बाई टू। दिस वर्क डन stored in the form of potential energy, that means PE equal to W, तो PE इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के। आपके पास y की जो वैल्यू है वो होती है a साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट। y को हमने x से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पुट कर दें अगर x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ टाइम। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी कंप्लीट है, चेक कीजिए आप स्क्रीन पर। इसके बाद हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। टॉपिक एसएचएम के बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप थोड़ा सा इजी है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करके उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, डबल बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन, और यही वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू से हम आगे के टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। दैट टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होगा? द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी फाइंड आउट किया है, हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल का फाइंड आउट किया था हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 इंटू हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्ट आउट करना चाहें डिस्प्लेसमेंट वाली फॉर्म में, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन था वो आपके पास था हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाई लिया तो हम यहाँ वाई में कन्वर्ट कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। हाफ के से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया? कैंसल। तो टोटल एनर्जी आ गई आपके पास हाफ के ए स्क्वायर। टाइम के साथ टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तब भी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट से फाइंड कर रहे हैं तब भी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आ रही है। बस ये ध्यान दीजिएगा, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी डेरिवेशन किया है, वीडियो में फाइंड आउट किया है, वो हमने x की टर्म में फाइंड आउट किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप डिस्प्लेसमेंट x की जगह y लेंगे तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के वाई स्क्वायर पुट की है क्योंकि y की टर्म में चल रहे हैं। ये कैंसिल होने के बाद में वैल्यू आ गई। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब इनके कंप्लीटली अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कंप्लीटली ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, टाइम के रिस्पेक्ट भी और एनर्जी के रिस्पेक्ट भी।
देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम इस वैल्यू को अगर सॉल्ट आउट करें या सोल्व करना चाहें तो हमें यहाँ ओमेगा की वैल्यू चाहिए 2π/t, ये स्मॉल टी साथ में है, और यहाँ हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी। अब इन वैल्यू में हमें टी की वही वैल्यू 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल टी, 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल टी पुट करें तो वैल्यूज हमें क्या फाइंड आउट होगी। देखिए टी की वैल्यू 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड टी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इनके फॉर्मूलों में स्क्वायर है यहाँ पर, तो जब भी साइन और कोस की वैल्यू नेगेटिव में बनती है तो वो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एनर्जी की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं आएगी, और हमें पता भी है कि एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी में कोस है, तो कोस की जो पहली वैल्यू आएगी वो होगी हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू दिस हाफ के स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब t/2 पुट करोगे तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर, फिर 0 एंड देन हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल में साइन है, साइन जैसे 0 पुट करेंगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू होगी हाफ के ए स्क्वायर, इसके बाद फिर 0, और इस टाइम साइन की वैल्यू 3π/2 बनेगी, साइन 3π/2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर एंड देन 0। अब इन वैल्यूज को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखिए t/4 0, t/2 3t/4 एंड टी। सबसे पहले पोटेंशियल की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है हाफ के ए स्क्वायर ही है। t = 0 पे पहले पोटेंशियल की फाइंड कर लेते हैं, t = 0 पे 0 है, t/4 पे मैक्सिमम है, t/2 पे 0 है, 3t/4 पे फिर मैक्सिमम है, एंड t पे 0 है। फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को मैच करें तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का ड्रॉ करें तो काइनेटिक में t = 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, t/4 पे 0 है, t/2 पे फिर मैक्सिमम है, 3t/4 पे 0 और t पे मैक्सिमम। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास कंबाइंड ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल के डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, तो वो भी कर सकते हैं। वो देखिए कैसे होगा। काइनेटिक का जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में फॉर्मूला है वो है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है हाफ के वाई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, a और -a पुट करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल की हमें वैल्यू यहाँ पे राइट करनी है। पोटेंशियल जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। a पुट करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक के लिए चेक कीजिए, जैसे ही आप यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जीरो ए स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी हाफ के ए स्क्वायर। जैसे ही वाई की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट हो गया, तो ये वैल्यू जीरो होगी। माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये जीरो। तो इनका अगर ग्राफ प्लॉट करें, y इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू ए, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हाफ के ए स्क्वायर है। तो सबसे पहले काइनेटिक की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरो पे क्या है मैक्सिमम, ए पे जीरो और माइनस ए पे भी जीरो। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से मैच करें तो ये आपके पास ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वाई पे जीरो, ए पे मैक्सिमम, माइनस ए पे भी मैक्सिमम। ये आपके पास ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। इस टाइप से हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ टाइम की फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कंप्लीटली फाइंड आउट कर लिए हैं। वाई एक्सिस पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ये जूल में है आपके पास एनर्जीज। ये कंप्लीट है आपके पास टॉपिक। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं थोड़ी थोड़ी, फिर हमारा एक फाइनल टॉपिक होगा सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो स्टडी कर लेते हैं। देखिए, ऑसिलेशन की डेफिनेशन तो हमने स्टडी कर ली है। ऑसिलेशन के बाद इसमें एक टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक आपके पास टॉपिक है इसी में ड्राइवन ऑब्लिक फोर्स्ड ऑसिलेशन, और एक टॉपिक है आपके पास रेजोनेंस। रेजोनेंस से पहले दो फ्रीक्वेंसीज आपको स्टडी करनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी। देखिए, ऑसिलेशन क्या है, व्हेन पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अराउंड ए पॉइंट ऑब्लिक वाइब्रेट अराउंड ए फिक्स पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, किसी भी पार्टिकल के जो ऑसिलेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट अगर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहे। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा, अपोजिंग फोर्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है जो कि उसके ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा। when amplitude of oscillation decreases continuously with respect to time, then this is called damped oscillation। और इसको हम डायग्राम की फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाई डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड है और ये एक्स एक्सिस पे टाइम है। टाइम के रिस्पेक्ट इसके ऑसिलेशन क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। when amplitude oblique displacement of any particle decreases continuously with respect to time due to opposing force of environment like as air resistance, then this type of oscillation is called damped oscillation। ड्राइवन या फोर्स ऑसिलेशन क्या होगा, जिस रेट से एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा है, जिस रेट से एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज हो रहा है, अगर उसी रेट से इसको एनर्जी प्रोवाइड करें एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो वो एनर्जी लेकर अपने ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसे क्या रखेगा, जितना पहले था, जितना उसका एम्पलीट्यूड पहले से था उसी सेम कंडीशन में रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जो उसके ऑसिलेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे हम, ड्राइवन ऑब्लिक फोर्स्ड ऑसिलेशन। व्हेन ड्राइवन या फोर्स का मीनिंग है कि बाहर से जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसके थ्रू वो जो ऑसिलेट कर रहे हैं। When energy provided to any particle at the same rate as the
डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी, जिस रेट से एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा है उसी रेट से एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो जो ऑसिलेशन होंगे वो हो जाएंगे ड्राइवन ऑब्लिक फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी जो पार्टिकल है इन्वायरमेंट में, एक नेचुरल उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो जो पार्टिकल अपनी सॉरी, जो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी में एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसे अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के लिए क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, या हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिससे कि वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जैसा कि ऑब्जर्वर या एक्सटर्नल सोर्स चाहता है। तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। फॉर एग्जांपल, एक गर्ल स्विंग पे झूला झूल रही है, वो बैठी है और स्लोली स्लोली इस पे झूला झूल रही है, तो उस स्विंग की झूले की कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। बट एक बाहर का पर्सन, आउटर पर्सन आया और उसने उस गर्ल को जोर जोर से झूला देना स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा कि जो अब झूले की पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो नेचुरल थी, लेकिन अब एक्सटर्नल सोर्स ने उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जिससे कि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है उस पॉइंट के अराउंड। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस क्या होता है? जब उस स्विंग की, उस झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी जो कि बाहर से उसको प्रोवाइड की जा रही है दोनों सेम हो जाए, किसी ना किसी टाइम सेम हो जाएगी, तो उस स्विंग का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा। व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पार्टिकल becomes same, then the amplitude of oscillation becomes very high. This condition is called resonance. तो रेजोनेंस में आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, और उस कंडीशन में जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपके सामने है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप और भी फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड फॉर एसएचएम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इजिकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ओमेगा चाहिए, और हमने लीनियर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड की जब इक्वेशन फाइंड की थी तो हमने वहाँ पे राइट किया था d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने लेट की थी k/m। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? √k/m, और आप इसे और सॉल्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2π√m/k। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर एसएचएम, और एसएचएम भी कौन सा? लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा T इजिकल टू 2π√m/k। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, ओमेगा के लिए हमने इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट की हुई है। फाइनल हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है साथ में। सिंपल पेंडुलम, देखिए सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो आपके पास है, ये आपके पास मेटल बॉल है, मेटल बॉल है, और इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बॉब। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग ऐसी है जिसकी लेंथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट, ये अपनी लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होने देगी। ऐसी स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है। इसके साथ एक हुक लगा हुआ है, ये आपके पास रिजिड बेस है, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में आपके पास एक मेटलिक बॉल है, इसे बॉब बोलते हैं, उसके हुक के साथ एक स्ट्रिंग को हैंग कर देते हैं किसी रिजिड सरफेस के साथ, रिजिड बेस के साथ, और बाद में जब इस पर स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करते हैं? इस फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है? ऑसिलेट। हमने सपोज कर लिया कि हमने इस पे स्ट्राइक किया है, और ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से, ये जो डिस्प्लेसमेंट है x,
हम लीनियर सपोज कर लेते हैं, वैसे इसका एंगुलर मोशन है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है। तो अगर ये पूरा होता है ऐसे तब तो हम इसको एंगुलर मान सकते हैं, बट अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको क्या सपोज कर सकते हैं, लीनियर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत स्मॉल है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स को हमने लीनियर सपोज कर लिया। इस बॉल का जो वेट है W इक्वल टू mg, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। किसी भी पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो उसमें वेट अप्लाई होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क करेगा। अगर इस लाइन को इंक्रीज करें तो ये जो एंगल है ये थीटा होगा, बिकॉज दे आर बोथ पैरेलल लाइंस, और इस पैरेलल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन कट करें। ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, इस तरह से ये पैरेलल है, इसको मैं डॉटेड से अगर इंक्रीज कर दूं तो ये दो पैरेलल लाइन होगी, और ये जो लाइन है ये ऑब्लिकली इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, तो ये एंगल थीटा हो गया। इस वेट mg को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये कंपोनेंट होगा आपके पास mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा ये आपके पास होगा mg sin थीटा। आपको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक्स में, जिस लाइन से एंगल ड्रॉ होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा है और उसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। सपोज कर लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो L है, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो आपके पास L है, कैपिटल L। तो ये आपके पास है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगी उसको T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी शोज द डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन वी डिवाइड द W इज इक्वल टू mg, जो वेट आपके पास है, व्हेन वी डिवाइड द वेट इन कंपोनेंट्स देन कंपोनेंट mg cos थीटा बैलेंस्ड विद टेंशन, जो टेंशन इस स्ट्रिंग में जनरेट होगी उस टेंशन से mg cos थीटा क्या हो जाएगा, बैलेंस। एंड कंपोनेंट mg sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा ट्राई टू सिंपल ट्राई टू बॉब बोल रहे हैं, सिंपल पेंडुलम कह दो, क्या ट्राई करेगा ये, ट्राई टू रिपीट द इट्स ओरिजिनल स्टेट, इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए क्या करेगा, इसको ट्राई करेगा। कौन ट्राई करेगा, ये mg sin थीटा। तो जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो इस बॉब को या सिंपल पेंडुलम को इसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए क्या करेगा, ट्राई करेगा। दैट मीन्स mg sin थीटा एज ए वर्क कर रहा है आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि किसी पार्टिकल को उसकी किसी फाइनल स्टेट से उसके इनिशियल स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये mg sin थीटा एज ए वर्क करेगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये टॉर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपका 7th लेसन है रिजिड बॉडी, वहां पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोला तो मैंने सही था, राइट गलत कर दिया, सॉरी, ध्यान दीजिए। टॉर्क है आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास फोर्स है, ध्यान दीजिए, ये mg sin थीटा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L। डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये रिस्टोरिंग फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस एक्शन ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L, तो यहाँ पे आ जाएगा L। F की जगह आएगा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क कौन कर रहा है, mg sin थीटा, इनटू में हो जाएगा L। टो इज इक्वल टू आपको पता है आई अल्फा होता है, ये हो जाएगा mg sin थीटा इनटू में L।
और अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि टो इज इक्वल टू आई अल्फा और टोर की वैल्यू कैसे होती है, तो अभी इसी टॉपिक के लास्ट में 10 मिनट के लिए मैं आपको 7 चैप्टर के सारे टॉपिक रिपीट कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके पहले आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आई इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये होगा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू एल। क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए यहाँ पे आएगा माइनस साइन, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के। आई इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ध्यान रखिएगा, थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन और टेन दो ऐसे रेशियो हैं जो अपने एंगल के इक्वल हो जाते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा अपने एंगल के इक्वल हो जाएगा, और अगर कभी किसी डेरिवेशन में टेन आएगा तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होगा, अदरवाइज बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 4 वो जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास हो जाएगा ये आई d2 थीटा बाय dt स्क्वायर माइनस एम जी, यहाँ इसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, थीटा इंटू में एल, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा अपॉन आई इंटू एल। d2 थीटा बाय dt स्क्वायर राइट हैंड साइड से वैल्यू इधर ले हो तो ये प्लस हो जाएगा एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। एंगुलर एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बताया था, वो होता है d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो d2 थीटा बाय dt स्क्वायर आ गया प्लस थीटा है, ये जो कंप्लीट वैल्यू है इस कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लेट कर लो, ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब राइट करोगे दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, सो वी कैन से दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज एसएचएम। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो एंगुलर एसएचएम को फॉलो करती है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, एम जी एल अपॉन आई, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी एल अपॉन आई, रूट हो जाएगा, सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन में एम जी एल। ध्यान दीजिए, आई आपके पास इनर्शिया होता है, आई आपके पास क्या है, इनर्शिया, और इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो होती है एम आर स्क्वायर। एम यहाँ मास है, आर यहाँ पे डिस्टेंस है, सॉरी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, एम यहाँ मास है और आर यहाँ पे रेडियस है। लाइट चली गई है, आई थिंक आपको विजिबल होगा ये रेड मार्क से। मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड कर देता हूँ। आई जो है आपके पास एम आर स्क्वायर होता है, एम मास है आर रेडियस है, तो यहाँ मास तो एम है। अभी हमने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम बनाया था, अगर ये सिंपल पेंडुलम पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले तो इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी लेंथ के इक्वल होगी, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 पाई आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर अपॉन में एम जी एल, तो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो फाइनली जो टी की वैल्यू आएगी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, रूट ऑफ एल, एल यहाँ से बचेगा एक और अब बाई जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम का टॉपिक कंप्लीट है।
आप वीडियो को पॉज करके फॉरवर्ड करके चेक कर सकते हैं आपका टॉपिक। अब मैं आपको 7th लेसन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं वो बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस लेसन में भी, और साथ में अगर किसी का 7th लेसन का टॉपिक नहीं पता है तो वो भी हो जाएगा। देखिए, जो हमारी लीनियर मोशन है, उस लीनियर मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लीनियर मोशन है तो हम इनके आगे लीनियर वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लीनियर मोशन होता है तो हम उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी ना बोलकर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी को v से, और v की वैल्यू क्या होती है dx/dt। लीनियर एक्सेलरेशन या सिंपल वर्ड में कहें तो एक्सेलरेशन जो होता है a से रिप्रेजेंट करते हैं, और a की वैल्यू क्या होती है dv/dt। साथ ही साथ a की वैल्यू d2x/dt²। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से, और मास किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, उसे जहां है वहीं रखने के लिए ट्राई करता है, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज का अपोज करता है। तो मास का काम है किसी पार्टिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। फोर्स F इज इक्वल टू ma, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², लीनियर मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम कह दो या लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। अब एंगुलर के अंदर क्या चेंजेस हो जाते हैं, एंगुलर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह फॉर एंगुलर मोशन लीनियर की जगह आएगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी d(θ/dt)। देखो v की वैल्यू, v की जगह ओमेगा, d की जगह d, dt की जगह dt, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा। तो बस आप इस चीज को देख के वहां से फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल टाइम, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे मास की जगह वर्क करता है इनर्शिया, और इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जो वर्क मास का लीनियर मोशन में है, सेम एज वर्क इनर्शिया का भी लीनियर मोशन में है, एंगुलर मोशन में है। जो वर्क मास लीनियर मोशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वैसे इनर्शिया भी एंगुलर मोशन में उस पार्टिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी होने वाली पोजीशन में चेंज का अपोज करता है। यहाँ पे फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, तो टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, F को फोर्स से, M की जगह इनर्शिया I, और A की जगह एक्सेलरेशन अल्फा। काइनेटिक एनर्जी, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ, M की जगह I और V की जगह ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, M की जगह क्या हो गया I, V की जगह क्या हो गया ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा। टॉर्क का एक फॉर्मूला और भी होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 7th लेसन में रिजिड सरफेस में जब टॉपिक करेंगे तो हम देख लेंगे, किसी एक ही पार्टिकल पर जब 2 इक्वल अमाउंट के फोर्स लगते हैं तो उन दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उनके बीच की क्या ले लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क हो जाएगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
ये टॉपिक आपके पास कंप्लीट है। आप वीडियो चेक करके वीडियो को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक को, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।